नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। आखिर मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकार हमारे संविधान में इसका क्या क्या, संविधान के अंतर्गत कौन कौन से मूल अधिकार है, आखिर मूल अधिकारों का महत्व क्या है और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। आखिर मूल अधिकार का जो प्रारूप, जो ड्राफ्टिंग, जो एक घोषणा पत्र था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और मूल अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं इस समय और कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया, क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इन सब के बारे में आज का मेरा ये प्रश्न होगा। इन सब के बारे में हम लोग उत्तर देखते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में आज देखते हैं। आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए, तो सबसे बड़ी बात है मूल अधिकार। हम देखेंगे कि आखिर मूल अधिकार क्या होता है, किसे कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब ये होता है कि हम संविधान से कुछ ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हम संविधान से कुछ अपनी चाहत रखते हैं कि मुझे कुछ ऐसे अधिकार दें। आखिर अधिकार क्यों दें? क्योंकि हमें अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए, एक गरिमामय जीवन जीने के लिए, तो गरिमामय जीवन जीने के लिए हम अपने संविधान से, अपनी सरकार से कुछ अपेक्षा करते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी, इससे हमारी लाइफ हो, वो एक बेहतर तरीके से चल सके, गतिमान हो सके, ताकि हम लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। तो इन सब के तथ्यों के बारे में हम अपने संविधान से, यानी सरकार से कुछ हम अधिकार मांगते हैं। और जो मूल अधिकार होता है, इन्हीं सब कारणों से मूल अधिकार एक नकारात्मक अवधारणा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। आइए देखते हैं मूल अधिकार। आखिर मूल अधिकार का जन्म कैसे होता है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ था। ये आपका 1931 में कराची अधिवेशन को देखते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार 1931 में कांग्रेस का, ये किसका था? कांग्रेस का, ठीक है। तो कांग्रेस 1931 में ये कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस का एक कराची अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। उन्नीस सौ 31 में उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपन एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और इसी घोषणा पत्र में मूल अधिकारों का मांग किया गया था। मूल अधिकारों का मांग किया गया था, अब देखिए, ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र का निर्माण किसने किया था? ये नेहरू जी ने किया था। ये नेहरू जी ने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले पूछेगा कि 1931 का कराची अधिवेशन क्या था, कहाँ हुआ था? कराची में एक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और इस घोषणा पत्र में मूल अधिकारों का मांग किया गया था। और इस घोषणा पत्र का जो डिज़ाइन किया था वो हमारे नेहरू जी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो हमने देखा कि कहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसके पहले भी इसका इतिहास रहा है कि कहाँ से लिया गया है, लेकिन यहाँ से एक जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले से जो इसका एक रूपरेखा, यहाँ से रूपरेखा निर्माण किया गया है। आइए देखते हैं कि आगे कैसे होता है। जब ये मूल अधिकार हमारे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया, तो हमें कुल मिला के हम देखते हैं कि मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है।
यूएसए के संविधान से, यूएसए के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार का जो जिक्र किया गया है किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक किस अनुच्छेद में है, तो हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 3 आपका, ये भाग 3 आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वही मूल अधिकार। भाग 3 में ये मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। तो ये क्या है? भाग 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन पूछता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, किस भाग को कहते हैं? भाग 3 यानी मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही, इसी मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का जनक है। यही मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जनक, मूल अधिकारों का जनक इसे बोलते हैं। मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का जनक बोलते हैं। तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, और मैग्ना कार्टा को मूल अधिकारों का जनक। यहाँ से मूल अधिकार हमारे जन्म हो गए। अब हम देखते हैं कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 इस आगे देखते हैं। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, और जो मैग्ना कार्टा होता है, मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जनक होता है। आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद ये किस, इसका संवैधानिक विकास अनुच्छेद देख लिया जाए। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार की, मूल अधिकार को रखा गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे समक्ष एक प्रश्न उठता है कि जैसे हमारे देश में अगर आपातकाल लग रहा है, तो क्या आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है कि नहीं? इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो जब हमारे यहाँ आपातकाल लगेगा, जब एक राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, 352 आर्टिकल 352, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। तो जब 352 आपके सामने राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे और कौन से बचे रहेंगे। तो जैसे 352 अगर लगेगा, तो जीवन एवं जीवन जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे, स्वतः स्थगित हो जाएंगे। तो यहां आप देखेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो उस स्थिति में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी मूल अधिकार स्वतः स्थगित हो जाएंगे। अब आपने देखा कि जैसे कि हमारे यहाँ आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी आपातकाल आप जानते हैं कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जिसे राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो आप ये देखेंगे कि जैसे 352 लग रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर क्या होता है? सभी मूल अधिकार स्वतः स्थगित हो जाएंगे। ये मेरा। अब हम देखते हैं कि अब कितने मूल अधिकार थे, आइए देखते हैं। तो हम ये देखेंगे, जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, तो मूल संविधान की बात किया जाए, मूल संविधान में
7 मूल अधिकार थे, 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। समझिएगा, यहाँ थे मैं लगाया, आज भी जो हैं ठीक है। तो ये पहले देखिए कि जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय संविधान सभा के द्वारा संविधान जो निर्माता थे, संविधान सभा के द्वारा 7 प्रकार के मूल अधिकारों का चर्चा किया और संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का जिक्र किया और संविधान में जगह दिया। लेकिन क्या किया गया इसके बाद में, क्या किया गया इसके बाद में, आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 और 19 क में जो संपत्ति का अधिकार शामिल था, ये संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को क्या किया, मूल अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया और हटाकर ये अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। अब 300 क देखेंगे तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, अगर आप भाग 12 देखेंगे उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद है। तो इसी भाग 12 में क्या किया गया, हमारे संपत्ति को जोड़ा गया। अतः जो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, अब यह संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार रह गया, यह कानूनी मात्र रह गया। अब संपत्ति पर किसी का दावा नहीं है, गवर्नमेंट चाहेगी तो संपत्ति आपका ले सकती है, आपको मुआवजा देके। तो अब क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार, पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। आपको पता होना चाहिए कि जब जो मूल अधिकार होते हैं, जैसे भी मूल अधिकारों का हनन होता है, हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल 32 के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे 5 प्रकार के जो रिट हमको प्रदान किए गए हैं, हम रिट दायर करके हम मूल अधिकारों को क्या करते हैं, मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी ये व्यवस्था किया गया है, अनुच्छेद 226 के द्वारा हम वही रिट दायर करके हम अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को प्राप्त करना, ये राज्य के ऊपर क्या हुआ, राज्य के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स, एक नेगेटिव कंसेप्ट, क्योंकि राज्य आपको कुछ अधिकार प्रदान करता है, तो राज्य कुछ आपको देता है और आगे चल के जो मौलिक कर्तव्य बनता है वो यही कहता है कि हम आपको कुछ राज्य आपको कुछ नागरिकों को कुछ अधिकार दे रहा है, उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार जो बचे हैं और कौन से। तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे और इसके बाद में क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 किया गया। और क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार जो एक मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो किसमें था, अनुच्छेद 31 और 19 का। तो अनुच्छेद 31 में था और 19 का में था। इस संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया। ये हटाकर 300 अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। देखिए, तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन अगर आप मूल अधिकार में कर रहे हैं तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बेंच मानी जाती है, उसमें कहा गया आप संविधान संशोधन करिए, लेकिन जो मौलिक ढांचा है, मौलिक ढांचा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसी मौलिक ढांचा को ध्यान में रखकर ये 44वें संविधान संशोधन 1978 किया गया और इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 क में शामिल था, इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, ये हटाकर भाग 12 में किस में रखा गया, ये आपका भाग 12 के अंतर्गत आएगा। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, यानी उसी में संपत्ति शामिल है, तो अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया। और इसी प्रकार से जो मूल अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार हो गया। यह कानूनी अधिकार मात्र ही रह गया, अतः यह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रह गया, तो जोड़ा गया। तो अब ये देखेंगे, यह मात्र कानूनी अधिकार रह गया।
देखिए, जब संपत्ति का अधिकार क्या होगा, संपत्ति का अधिकार, यह संपत्ति का अधिकार यह क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि क्या संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो आप कहें नहीं, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी मात्र रह गया, हमको कानून ने दिया, अभी मूल अधिकार नहीं रह गया है। तो ऐसे भी पूछेगा कि बहुत कम से कम 10 से 15 बार, यानी किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर क्वेश्चन पूछता है कि क्या मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार कहाँ जोड़ा गया है, 300 कम जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब देखिए, यह एक कानूनी अधिकार मात्र ही रह गया है, संपत्ति के अधिकार। अब हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार के अलावा कुछ देखते हैं। अब यही मूल अधिकार हम ये देखेंगे कि कौन से मूल अधिकार ऐसे होते हैं कि जो सभी नागरिकों को प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 एवं 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो मूल अधिकार हैं 1, 2, 3, 4, 5 5, ये 5 मूल अधिकार हैं 15, 16, 19, 29, यह केवल क्या बोलते हैं, देखिए ये विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, बाकी तो सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। मतलब यहाँ पे केवल का मतलब क्या है, केवल का मतलब यह है कि विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये हमारे नागरिकों को प्राप्त है। केवल का मतलब यही है कि केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये क्या हुआ, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, मतलब विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो अब देखा कि 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद जो मूल अधिकार हैं यह केवल हमारे नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जो शेष मूल अधिकार बच रहे हैं, 14 हुआ जो बच रहे हैं, वो तो हमारे नागरिकों को भी प्राप्त हैं। जो भी हमारे जो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं सभी हमारे नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन क्या हुआ, ये मूल अधिकार ऐसे हैं कि जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जो शेष बचे हैं, 14 हुआ, आपके 17 हुआ, 25, 26, 27, 28 ये सभी जो बच रहे हैं शेष, ये विदेशियों को प्राप्त हैं, क्योंकि मूल अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त हैं। भाई कोई विदेशी हमारे यहाँ आएगा, हमारे टूरिज्म आएगा, घूमने आएगा, टूरिज्म जब यहाँ पे आएगा तो अगर कुछ वही समस्या हो जाए, कानून लड़ना है, तो विधि की समझ क्षमता 14 तो प्राप्त है, 14 अनुच्छेद नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन इसको भी प्राप्त है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ध्यान दीजिए, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हमारे हैं जो, तो हम देखते हैं कि 6, अब केवल 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार 7 थे, एक हट गया मूल अधिकार। अब केवल मूल अधिकार कितना बचा, केवल 6 मूल अधिकार बचा। तो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार बचे हम उसको देखते हैं कि 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन है उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार प्रकार हैं, इसको चर्चा करेंगे। जब हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आएंगे तो उसमें मूल अधिकारों का मैं चर्चा मैं करूँगा कि समता का अधिकार क्या होता है, कैसे होता है। आज मैं केवल 6 मूल अधिकारों के बारे में दिखाऊंगा। तो पहला मूल अधिकार की बात करेंगे। आप देखिए, ये आपका है अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसे बोलते समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार आपका ये है मूल अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार ये है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। एग्जाम पूछेगा समता का अधिकार किस अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है
समता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, इससे 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, यह आपका अनुच्छेद 22, 23 एवं 24। ठीक है, अब चौथा आपका है, 3 यहाँ पे है। चौथा मूल अधिकार हो गया धार्मिक, चौथा मूल अधिकार आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक। एक बार इसको देख लीजिए कि मूल अधिकार 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 6 प्रकार के मूल अधिकार जो हैं, 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं, उस मूल अधिकार में पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है, इसको मिटा लेते हैं। तो हमने 28 तक देखा। अब पांचवा है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संस्कृत एवं यहाँ पे कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे 2 हैं, संस्कृत एवं शिक्षा, अनुच्छेद 29 एवं 30। 29 में संस्कृत, शिक्षा का अधिकार 30 में है। तो 29 एवं 30 ये संस्कृत, ये ST जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30। और इसके बाद में क्या हुआ, अब देखिए बाकी सबको प्राप्त है, ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों को संस्कृत का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 30 से 30। अब क्या है 5, 6, एक अधिकार आपको बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अनुच्छेद 32। यह है अनुच्छेद 31 में था संपत्ति के अधिकार, जो हमने अभी इसके पहले बात किया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, हृदय एवं आत्मा कहा। ये हृदय एवं आत्मा है। तो आज का जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स थे, कि हमने इन सब के मूल अधिकार के बारे में हमने पढ़ा कि कहाँ से लिया गया है, कितने हैं, कौन कौन शामिल है, क्या क्या चीज़ होते हैं, सारी चीज़ यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। और यह वीडियो, यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, आज का बस इतना ही। धन्यवाद।